Hello friends, welcome to our channel. Hope you are doing well. तो दोस्तों आज जो अपन टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो चालू करने जा रहे हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप। ठीक है। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि अपन ने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से इरिगेशन एफिशिएंसी होती है और सारी फील्ड एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वो सब चीज़ें अपन ने शायद ये 10 से 12 डेफिनेशंस थी जो अपन ने वन बाय वन डिस्कस की थी। ठीक है। आज अपन देखेंगे कि कंजप्टिव यूज़ क्या होता है आपका, CIR क्या होता है आपका, NIR क्या होता है, कितने कितने तरीके की इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है, GIR क्या होता है, और वो सब चीज़ें आज अपन इसके आगे की वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मीट इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ। ठीक है, मतलब नॉर्मल चाहिए हो गया कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कि इरिगेशन के लिए कितना पानी चाहिए आपको। ठीक है, इरिगेशन के लिए कितना पानी चाहिए वो आपका कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो गया, जिसको आप CIR से डिनोट कर रहे हो, जिसमें CU तो हो गया आपका कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर माइनस आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव क्या हो गया, दैट इज़ रेनफॉल इफेक्टिव, कि आपका इफेक्टिव रेनफॉल कितना हो रहा है। जैसे क्या होता है कि आपका जितना पानी आपको लगना है उसमें से आपको वो पानी तो माइनस करना पड़ेगा ना, जो आपको पानी किसी और सोर्स से आएगा। तो वो कोई और सोर्स क्या होता है, दैट इज़ आर इफेक्टिव, मतलब रेनफॉल की वजह से जो पानी आएगा वो इरिगेशन के, जो आप कैनाल से जो पानी दोगे उसके अलावा होगा। तो उस पानी को आप माइनस तो करोगे भाई। मान लो अगर क्रॉप्स को टोटल पानी चाहिए 1000 लीटर, ठीक है, और ये माना गया कि इस एक सीज़न में रेनफॉल से पानी आया 50 लीटर, ठीक है, तो आप उस चीज़ को तो माइनस तो करोगे एक बार। तो उसी चीज़ के लिए ये CIR निकाला गया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर आता है दोस्तों नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिलीवर एट द फील्ड टू मीट CIR। CIR को मीट करने के लिए, CIR को इक्वलेंट करने के लिए फील्ड में कितना पानी डिलीवर हुआ है, दैट मीन्स इवेपो ट्रांसपिरेशन एज वेल एज वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्री सोइंग एंड लीचिंग। तो वो सब अपन को ऐड करना पड़ेगा। क्या होता है, तो ये आ गया आपका NIR में क्या होगा आपका CIR तो आ ही गया। CIR क्या था आपका, CU माइनस रेनफॉल इफेक्टिव प्लस प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब जब आपने बीज बोया उससे पहले भी कुछ आपको लैंड प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो आपका प्री सोइंग रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, उसका हमने PR नाम दे दिया। प्लस रीचिंग रिक्वायरमेंट के भी कुछ होता है कि जैसे सोइल में से अगर कुछ आपको एक्सट्रैक्ट करना हो, जो कि जैसे कुछ सलाइन सोइल है या कुछ और सोइल है, तो उसमें से आपको कुछ प्लांट्स वगैरह और कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल कुछ अगर चीज़ आपको एक्सट्रैक्ट करनी हो तो उसके लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आपको हो गया लीचिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो NIR जो है आपका दोस्तों वो हो गया आपका नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब नेट कितना पानी आपको चाहिए। ठीक है, नेट कितना पानी आपको चाहिए, इसी के बेस पर आपका जो है CWR निकलता है, दैट इज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया NIR। फिर होता है नेक्स्ट फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हुआ दोस्तों कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इन द फील्ड प्लस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट इन एप्लीकेशन। अब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि भाई कितना पानी क्रॉप को चाहिए प्लस कितना वाटर उसमें लॉस हुआ, मतलब टोटल। भाई NIR तो था आपका कि फील्ड में कितना पानी अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पर FIR में दोनों चीज़ इंक्लूड हो रही है। उसमें क्या हुआ आपको, एक तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स आ गया डिवाइडेड बाय वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ गया। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी अपन ने पढ़ी ली थी। ठीक है, जस्ट अभी एक डेफिनेशंस का, ये दिस इज सेट ऑफ डेफिनेशन, तो अभी डेफिनेशंस वगैरह ही चल रही है। फिर आगे आपका ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गया आपका कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो आपने पहला वाला देखा था FIR डिवाइडेड बाय वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी आपको पता ही है दोस्तों क्या थी, कन्वेंस एफिशिएंसी कि कितना पानी फील्ड को डिलीवर हो रहा है डिवाइडेड बाय कि कितना पानी रिवर से निकल रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कंजप्टिव यूज़ क्या होता है। बेसिकली कंजप्टिव यूज़ क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर टू मीट द वाटर लॉस थ्रू इवेपोट्रांसपिरेशन इन एनी स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, मतलब वाटर लॉस कितने तरीके से हो रहा है आपका, ट्रांसपिरेशन से होगा, इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन मतलब पानी, पानी का इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन मतलब एडजेसेंट सोइल से चला गया। ठीक है, तो अपन एक एक करके देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन और इवेपो ट्रांसपीरेशन, उसमें क्या होता है कि आपका जो कुछ पानी तो होता है जो सोइल में रिटेन हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो पानी बचता है
वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, मतलब कुछ पानी तो आपका रूट में रिटेन हो गया, उसके बाद जो पूरा पानी बचा है वो आपका एटमॉस्फेयर में चला गया। इट मीन्स इसमें डेफिनेशन एक बार आप देख लो कि इन दिस ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट इज रिटेन इन द प्लांट। मतलब कुछ पानी आपका जो स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर है वो तो आपका रिटेन हो गया प्लांट्स में, एंड रेस्ट ऑफ द वाटर आफ्टर परफॉर्मिंग टास्क इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। और फिर उसके बाकी के बाद का जो पानी बचा वो एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी क्या है कि इवेपोरेशन में तो सीधा सीधा से जो पानी आपका बचा है वाटर फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल पासेस इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। मतलब जो आपका वेपराइजेशन होता है, जो पानी आपका भाप बन के उड़ जाता है, समझ आया क्या? जो पानी आपका भाप बन के उड़ गया वो आपके इवेपोरेशन में आ गया। और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर आपका रूट्स में रिटेन हुआ, ठीक है, और बाकी का जो पानी था वो एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, जैसे दोस्तों इवेपोरेशन को जैसे बाहर की कंट्रीज़ में क्या करते थे, या शायद अपने यहाँ भी अभी आजकल चालू होगा कि जो सरफेस, ध्यान देना, जो सरफेस ओपन है, जो सरफेस ओपन है वाटर की, उसमें अपन बहुत सारी बॉल्स डाल देते हैं, जिससे उसका जो उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वाटर सरफेस का, जो टॉप पोर्शन है जो कि एक्सप्लोर्ड है सनलाइट को, वो कवर्ड रहे। वो कवर्ड रहेगा तो मिनिमम पोर्शन, अगर जितना ज़्यादा पोर्शन कवर्ड रहेगा तो उतना ही ज़्यादा पानी बचा रहेगा और वो वेपर की फॉर्म में नहीं बाहर जाएगा, नहीं ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कंजप्टिव यूज़। मतलब वाटर का जो कंजप्टिव यूज़ है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि एक टेम्परेचर हो गया, एक विंड वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, डे लाइट ओवर्स हो गया, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हो गया, टाइप ऑफ क्रॉप हो गया, या सोइल मॉइस्चर डिप्लीशन हो गया। अभी सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब सनलाइट ज़्यादा है, डे लाइट ओवर्स भी अगर ज़्यादा है, तो भी वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, तो आपको फिर कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, प्लस टाइप ऑफ क्रॉप अफेक्ट करती है कि कुछ जो क्रॉप होती है उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होती है, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ऐसी क्रॉप, ध्यान देना, ऐसी क्रॉप जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसका सी भी ज़्यादा होगा, कंजप्टिव यूज ज़्यादा होगा, और जिस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कम है उसका सी कम होगा। उसके अलावा सोइल मॉइस्चर डिप्लीशन भी इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। प्लस इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट की, मान लो आप पानी दे रहे हो कैनाल से, वो ओपन है भाई, कैनाल तो आपकी ओपन ही होगी, तो कैनाल से जब आप ओपन जब उसकी सरफेस है, तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, मतलब अगर सनलाइट ज़्यादा है, तो जो पानी है मैक्सिमम आपका इवेपोरेशन हो जाएगा, जैसे कि अभी अपन ने देखा। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिजर्वायर इवेपोरेशन में बी मिनिमाइज बाय स्प्रिंकलिंग। अब मैंने आपको बताया था कि आजकल तो क्या चलता है वैसे कि मतलब बाहर तो चलता ही है, प्लस यहाँ भी इंडिया में भी चालू हो रहा है कि आपकी जो टॉप वाटर सरफेस है विच इज़ एक्सप्लोर टू सनलाइट, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी बॉल्स भर देते हो, बहुत सारी बॉल्स भर देते हो, तो जो जैसे मान लो कि इस तरीके से ये रिजर्वायर है, ठीक है, तो ये वाली जो लेयर है ये सनलाइट से एक्सप्लोर्ड है। ठीक है, ये आपको मैं सन भी बना देता हूँ, उस तरीके से कर लो। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर दोगे, बॉल भर दोगे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका सनलाइट का एक्सप्लोर नहीं होगा, तो यहाँ से वाटर का जो है वेपोरेशन नहीं होगा। पर ये तो एक है नॉर्मल ट्रीटमेंट। पर अगर ये केमिकली पूछें, जैसे कि ये जो बॉल वाला जो सीन है, ये अभी इसमें ऑप्शंस में तो है नहीं, इसमें है एसिटाइल अल्कोहल। एसिटाइल अल्कोहल क्या करता है आपका, कि जो वाटर का इवेपोरेशन होता है उसको मिनिमाइज करता है जब आप उसको स्प्रे करते हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर इन ए बेसिन मीन्स। अब ध्यान देना, इसने पूछा है कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर नहीं पूछा, इसने पूछा है कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। तो कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर क्या हो गया आपका कि इट इज़ कंबाइंड यूज ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, नहीं। यूज ऑफ वाटर बाय फार्मर कोऑपरेटिव्स, मतलब वो जो जो ये आपकी किसानों की जो होती है समिति, वो उस पानी को यूज़ करें, नहीं। कि यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरीगेटिंग रबी एंड, मतलब रबी ओनली, रबी एंड खरीफ की फसल के लिए इरीगेशन का पानी यूज़ हो, नहीं। तो इट इज़ ए कंबाइंड यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कि इट इज़ अ कंबाइंड यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है,
तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान देना, आप कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर मत कर देना। ये से मतलब कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर मतलब कि इट इज़ ए कंबाइंड यूज ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, ठीक है। फिर आगे दोस्तों कंजक्टिव यूज़ के बारे में ही आ गया कि कंजक्टिव यूज़ ऑफ वाटर क्या है। इट इज़ रिलेटेड टू द कंबाइंड यूज़ ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस, ये आपको बता ही दिया था। इसके अलावा ड्यू टू ऑगमेंटेड वाटर कोर्स हायर वाटर रिलायबिलिटी कैन बी अचीव्ड, कंजक्टिव यूज देयर फॉर फंक्शंस एज अ बफर फॉर पीरियड्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि इसमें बोला ड्यू टू ऑगमेंटेड वाटर सोर्स, मतलब वाटर सोर्सेज जो आजकल बढ़ भी रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण वाटर रिलायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो कंजक्टिव यूज़ जो वाटर होता है वो एज ए बफर होता है। जैसे मान लो कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो उस केस में आपको पानी चाहिए। अब पानी आपको उस केस में कहाँ चाहिए होगा, तो उस टाइम पे आपका कंजक्टिव यूज़ ऑफ वाटर आता है, ठीक है। इसने यही बोला है कि कंजक्टिव यूज देयर फॉर फंक्शन एज ए बफर फॉर द पीरियड्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। हालांकि इसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐसा नहीं बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखते हैं तो आप देख लो पोटेंशियल और एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि आपको जो वेजिटेशन वगैरह है और जो मतलब आपके जो भी क्रॉप्स है उनके लिए अगर सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल है, ध्यान देना, अगर जो आपकी वेजिटेशन या क्रॉप्स वगैरह है उसके लिए अगर सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल है तो आपका पोटेंशियल हो गया। और एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता ही है कि जो एक्चुअल में इवेपोर ट्रांसपिरेशन हो रहा हो या जो एक्चुअल में मॉइस्चर अवेलेबल हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका पोटेंशियल अवेलेबल है तो आपका जो पीईटी होता है वही आपके एईटी के इक्वल हो जाता है। कि एक्चुअल में ध्यान देना, एक्चुअल में सफिशिएंट मॉइस्चर इज अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ वेजिटेशन, तो आपका पीईटी इज टू एईटी होता है। एक बार अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सफिशिएंट मॉइस्चर इज ऑलवेज अवेलेबल टू कंप्लीट द मीट टू completely meet the need of vegetation and fully covering the area, ध्यान देना, and fully covering the area, it is termed as potential evapotranspiration and then it depends upon climatic factors। उसके बाद अगर अपन actual evapotranspiration की बात करें तो वो हो गया आपका the real evapotranspiration that is occurring in a specified situation, मतलब ऐसा जो मतलब एक्चुअल evapotranspiration तो एक्चुअल ही होगा, इसके नाम में एक्चुअल है कि जो एक्चुअल द रियल evapotranspiration that is occurring in a specified situation is termed as actual evapotranspiration। अब ध्यान देना कि if the water supply to the plant is adequate, कि आप जितना वाटर सप्लाई प्लांट को कर रहे हो और वो सफिशिएंट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन द सोइल मॉइस्चर विल बी एट द फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी तो सब समझ आ गया होगा आपको, ये जो एईटी पीईटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फील्ड कैपेसिटी अपन ने पढ़ी थी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों, आपने इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। फील्ड कैपेसिटी क्या हुआ आपका, ये तो हो गई आपकी सोइल, या देखो इसको थोड़ा और मैं क्लियर बता देता हूँ। ये तो हो गई आपकी सोइल, ये हो गया आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। उसके बाद एक हो जाएगा आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो गया और फिर आपके हो गया था क्या, कैपिलरी वाटर, और फिर आपके आ गया था कैपिलरी वाटर के बाद क्या आ गया था दोस्तों, फिर आपके आ गया था GW ग्रेविटी वाटर, ठीक है। और ये जो पॉइंट था आपका, ये क्या पॉइंट था दोस्तों, ये था फील्ड कैपेसिटी FC, और ये क्या पॉइंट था दोस्तों, ये था फाई। तो फील्ड और ये आपका हो गया था पूरा अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। और ये जो पोर्शन था आपका ये हो गया था आपका रेडीली मॉइस्चर कंटेंट। समझ आ गया आपको। दोबारा से अगर आपको रिकॉल करना हो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपका विल्टिंग पॉइंट होता था। अगर विल्टिंग पॉइंट से नीचे वाटर कंटेंट आपका जाता था तो उस केस में प्लांट्स कुड नॉट एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सोइल। लेकिन अगर विल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाता था तो उस केस में वो जो वाटर था वो कैपिलरी वाटर कहलाता था। और जो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट होता था दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग पॉइंट। वो तो फील्ड कैपेसिटी कौन सी पॉइंट सिचुएशन आ गया, फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट, ठीक है, अबव विच वाटर स्टार्ट्स टू फ्लो अंडर द ग्रेविटी। अगर आप देखो समझ में आ गया ना, मैंने डेफिनेशन की बोली कि अगर आप उससे ऊपर कर दोगे, अगर आप उससे ऊपर कर दोगे, ये पूरा आपका कैपिलरी वाटर हो गया था CW, ये आपका GW रहेगा, सॉरी, ठीक है, ये आपका GW हो गया, ये वाली लाइन आप हटा सकते हो। तो अगर फील्ड कैपेसिटी से आप ऊपर पानी लेके जाते हो
तो वो आपका अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो हो जाएगा। फील्ड कैपेसिटी से नीचे पानी रहता है तो वो पानी वो होता है जो कि प्लांट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपकी सोइल से। तो इसने भी तो यही कहा कि इफ़ द प्लांट वाटर सप्लाई टू द प्लांट इज एडिक्वेट, इट मीन्स कि सोइल मॉइस्चर विल बी एट द फील्ड कैपेसिटी, देन AET इज इक्वल्स टू PET। ठीक है, ये इसने लिखा है कि इट इज एडुकेट टू PET इज इक्वल टू PET। तो द डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ AET डिवाइडेड बाय VET विद द अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, देन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, कैपिलरी वाटर इज लार्ज इन केस ऑफ क्ले, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि कैपिलरी वाटर क्ले के केस में लार्ज होता है इफ़ द वाटर कंटेंट इज बिलो FC। ठीक है, इवन व्हेन द वाटर कैन बी इजीली टेकन अप बाय द प्लांट, सो AET रिमेन्स क्लोज टू PET। बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर फीड कैपेसिटी पे पानी है, इट मीन्स दैट इज देयर वाटर इज अवेलेबल इन दी एडिक्वेट क्वांटिटी फॉर द प्लांट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द शेप ऑफ लाइंड कैनाल्स, कि अभी बोल रहा है कि देश शेप ऑफ लाइंड कैनाल्स क्या होती है। ये तो अपन ने मतलब आपने कई जगह पढ़ी हुई होगी कि जो इकोनॉमिकल सेक्शन जब आता है, हो सकता है अपने FM में अगर ओपन चैनल फ्लो पढ़ा होगा तो उसमें आ जाएगा कि कैनाल की जो इकोनॉमिकल सेक्शन माना गया है कैनाल के लिए जो बेस्ट शेप होती है वो होती है आपकी ट्रेपेजोइडल। सो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। अब बात आने लग गई दोस्तों कैनाल डिज़ाइन की। कैनाल डिज़ाइन में क्या है कि आपकी सारी चीज़ें देखी जाती है कैनाल डिज़ाइन में कि आपका सेक्शन कैसा होना चाहिए, कितना सिल्ट है, कितनी स्कोरिंग है। अब मैं आपको दो वर्ड पे ध्यान देना चाहूँगा। एक वर्ड होता है आपका स्कोरिंग और एक वर्ड होता है आपका सिल्टिंग। मान लो ये आपका कैनाल का सेक्शन है, ठीक है, और वाटर फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड स्लोप है ये अगर अर्धन है, ठीक है, तो वाटर फ्लो होगा। वाटर फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं ये स्लोप हो गई, ये साइड्स हो गई और ये बेड हो गई। तो कहीं ना कहीं वाटर फ्लो होने से साइड में और बेड पे जो इरोजन होने लग जाएगा, क्योंकि मिट्टी, अब मिट्टी के अंदर तो पानी घुसेगा ही घुसेगा भाई, ऐसे ऐसे पानी जा रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा तो मिट्टी के अंदर तो पानी घुसेगा ही घुसेगा। तो उसका मतलब सोइल विल बी इरोडेड, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्कोरिंग या फिर स्कोरिंग होगा। जब ये जो चैनल है इस तरीके से है आपका, ठीक है, इस तरीके से अगर पानी फ्लो हो रहा है तो ये आपकी जो साइड्स है, ठीक है, ये अर्धन है, ठीक है, ये अर्धन है तो यहाँ पर भी वाटर हीट करेगा, और बेड है ये भी अर्धन है मान लो। तो जब जैसे पानी इसके अंदर अंदर जाएगा, पानी ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, तो पानी जब इसके अंदर जाएगा तो सोइल में इरोजन होगा, और उस इरोजन को आप क्या कह सकते हो, स्कोरिंग। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है कि जब मान लो ये रिवर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डैम था मैंने बताया था, ठीक है, ये डैम हो गया, और अब यहाँ से अगर कैनाल से पानी निकल रहा है तो कैनाल इरिगेशन करने के लिए या किसी और काम के लिए कैनाल जो है रिवर से अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है। सेडिमेंट्स अगर कैनाल लाएगी तो क्या होगा कि यहाँ छोटे छोटे सेडिमेंट्स जम जाएंगे। ठीक है, ऐसे 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 सेडिमेंट्स जम जाएंगे। ये जब सेडिमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा जमने लग जाएंगे तो पानी का फ्लो स्मूथ नहीं हो पाएगा। तो इसका तो ये जब जब सेडिमेंट्स कैनाल के बेड पर आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिल्टिंग। ये दो टर्म आपको समझ के चलनी कैनाल में मुझे, स्कोरिंग क्या होती है और सिल्टिंग क्या होती है, ये चीज़ आपको समझनी। स्कोरिंग तो हुआ कि आपने जो मिट्टी थी उसको इरोड कर दिया, क्योंकि पानी के अंदर मिट्टी घुस गई तो वहाँ पे इरोजन हो गया। और एक होती है सिल्टिंग की सेडिमेंट्स आपके कैनाल के बेड पर आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ इरोजन इन कैचमेंट एंड ड्रेनेज बेसिन रिवर्स receive whose quantity of sediment having fine silt coarse and a portion of which enters into a canal also. Design of canal mainly depends on quantity of silt in the water and type of boundary surface of the canal। and type of boundary surface मतलब कि किस तरीके की कैनाल की बाउंड्री है, मतलब कि अगर ये सेक्शन है तो ये सेक्शन पक्का होना चाहिए, कंक्रीट का होना चाहिए। ठीक है, अगर कंक्रीट का सेक्शन होगा तो उसमें स्कोरिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो पहला पॉइंट आ गया आपका रिजिड बाउंड्री चैनल। पहला पॉइंट आ गया आपका रिजिड
बाउंड्री चैनल। अब रिजिड बाउंड्री चैनल में देखो, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, पर आपको मैं सीधी सी बात बता दूं, आपको मैं पहले ही बता चुका कि रिजिड बाउंड्री चैनल में क्या हुआ कि वो क्या कहना चाहता है रिजिड बाउंड्री चैनल में, कि ये आपका हो गया ट्रेपेजोइडल सेक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये पूरा सेक्शन जो है चैनल का अर्धन है अर्धन अगर सेक्शन हुआ, एक सेकेंड, अगर अर्धन सेक्शन हुआ तो पानी जब इस पर फ्लो होगा, पानी जब इस पर हिट करेगा ऐसे ऐसे, तो इसमें इरोजन होगा, सोइल का इरोजन होगा, इसका इट मीन्स कि स्कोरिंग इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, पर अगर आपने इस सेक्शन को पक्का कर दिया, आपने कंक्रीट का बना दिया ये सेक्शन, आपने पूरा बेड भी कंक्रीट का कर दिया, सीमेंट कंक्रीट का कर दिया, तो वो सेक्शन जो है आपका लाइंड हो गया। और जब सेक्शन आपका लाइंड हो गया तो पानी आपके सेक्शन को जो है उसको स्कोरिंग नहीं कर सकता, और सोइल आपकी सोइल है ही नहीं, तो इरोजन कहाँ से होगा। ठीक है, तो आपके इस सेक्शन को कंक्रीट से पक्का कर देना है, किसी और चीज़ से पक्का कर देना है, लाइंड कहलाता है। ठीक है, दैट इज कैनाल लाइनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि रिजिड बाउंड्री चैनल मतलब कि वो रिजिड हो गई भाई, ये जो कैनाल की बाउंड्री हुई ना, ये एक तरीके से ये कैनाल की बाउंड्री हो गई। जब आपने इसको पक्का कर दिया तो ये रिजिड हो गई, रिजिड हो गई तो मतलब अब इसको पानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, भले ही कितना ही स्ट्राइक करे। ठीक है, मोटा मोटा तो बात कहने की है। अब आप एक बार भले थ्योरी में पढ़ लो कि इन दिस सरफेस ऑफ चैनल इज लाइन, क्वांटिटी ऑफ सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय सच चैनल्स रिमेन्स सेम मोर और लेस सेम दैट हैज़ एंटर्ड एट द हेड ऑफ द चैनल। क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी ऑफ सिल्ट जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सेम ही होती है जितना कि हेड ऑफ द चैनल पे आती है, क्योंकि इसके अंदर से तो कुछ आ नहीं सकता, मिट्टी तो आएगी नहीं, क्योंकि वो तो पक्का है। इन सच चैनल वेलोसिटी ऑफ फ्लो हाई होती है, विच डज नॉट अलाउड डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। वेलोसिटी अपने आप आई जाएगी मिट्टी के अंदर, तो फिर फ्लो में टफ हो जाता है ना भाई। अगर मिट्टी रहेगी, अर्धन चैनल रहेगा, तो इसमें मिट्टी मिल जाएगी पानी के अंदर, विच विल रेजिस्ट द फ्लो। पर यहाँ तो पक्का चैनल, तो स्मूथ फ्लो होगा, तेज फ्लो होगा। देयर फॉर दिस चैनल्स डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमेटिकली नहीं होगा इसमें। ठीक है, फिर सेकंड आता है दोस्तों अनलाइन चैनल्स। अनलाइन चैनल मतलब कि अगर आपका जो चैनल है वो पक्का नहीं है, उसमें क्या होगा कि इन दिस क्वांटिटी ऑफ सिल्ट वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन ड्यू टू स्कोरिंग ऑफ बेड एंड साइड ऑफ द चैनल एज वेल एज ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसमें क्या हुआ, आपका बेड और आपकी जो साइड्स है दोनों की स्कोरिंग हो गई। ठीक है, इफ वेलोसिटी इज टू लो देन सिल्टिंग में टेक प्लेस, और अगर वेलोसिटी हाई है तो स्कोरिंग में टेक प्लेस। अब समझना आप कि ये आपका सेक्शन हो गया। ठीक है, ये सेक्शन हो गया आपका। तो अगर वेलोसिटी कम है भाई, वेलोसिटी अगर आपकी धीरे धीरे चल रही है ऐसे ऐसे, तो वो सिल्टिंग होती जाएगी, क्योंकि सिल्टिंग मतलब वो सारे जो सिल्ट है आपको सेटल हो जाएगा इधर, तो आपका ये जो है ये जो पूरा ये है ये सिल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी हाई है तो आपका पानी यहाँ साइड में हिट करेगा तो वो स्कोरिंग होगी। तो समझ आ गया कि अनलाइन चैनल जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका वेलोसिटी ना ही तो ज़्यादा तेज हो सकता है ना ही स्लो हो सकता है, तभी जाकर के जो स्कोरिंग और सिल्टिंग दोनों से बचा जा सकता है। ये इसका मतलब हुआ ऑनलाइन चैनल का, कि अगर वेलोसिटी कम रही तो सिल्टिंग होगी, ज़्यादा रही तो स्कोरिंग होगी। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें कि बोथ ऑफ दीज फिनोमिना लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल, स्कोरिंग लोअर्स फुल सप्लाई ऑफ लेवर। बस स्कोरिंग होगी तो एफएसएल कम होगा, इट कॉजेज लॉस ऑफ कमांड एरिया। कमांड एरिया आप जितना मान लो आपने 5,000 एरिया इरीगेट करने के लिए सोचा था, तो उतना एरिया इरीगेट नहीं होगा। ठीक है, इट में ऑल्सो कॉजेज ब्रीचिंग ऑफ कैनाल बैंक्स। जो कैनाल्स के जो बैंक्स होते हैं, जो टॉप बैंक कहा जाता है, जैसे टीबीएल मान लो या एलबीएल मान लो, वो भी उनकी भी टूटने की संभावना रहती है। फेलियर ऑफ फाउंडेशन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर वेयर है सिल्टिंग में कोज रिडक्शन इन डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द चैनल। भी ऑलरेडी जब सिल्टिंग होगी तो फ्लो नहीं होगा तो डिस्चार्ज आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनलाइन चैनल के बारे में। फिर आता है आपका अनलाइन एलुवियल चैनल।
ठीक है, ये भी अनलाइंड एलुवियल चैनल ही हो गया। इसमें इसमें कहा गया है कि अनलाइंड एलुवियल चैनल इस तरीके से बनना चाहिए कि नाइदर बेड एंड साइड आर स्कोर्स, नाइदर बेड एंड साइड्स आर स्कोर्ड, नोर सिल्ट इज डिपॉजिटेड, और ना ही आपके सिल्ट डिपॉजिट होनी चाहिए, एंड स्टेबल चैनल सेक्शन इज ऑब्टेन्ड, is obtained. Such channels are called the stable channels, stable और resign। तो एक ऐसा चैनल जिसमें जो कैनल का वाटर है वो उसका फ्लो इस अकॉर्डिंग रहे कि उसमें ना ही तो स्कोरिंग हो और ना ही सिल्ट हो, ठीक है, तो दैट चैनल विल बी कॉल्ड एज ए स्टेबल चैनल। ये अनलाइंड एलुवियल चैनल के बारे में कहा गया। देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विच विल कीप सिल्ट इन सस्पेंशन, velocity of flow will which will keep silt in suspension and will not score the bed and sides of channel, it is called as a non silting or non scoring velocity। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी जिससे ना स्कोरिंग होगी ना सिल्टिंग होगी, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा, नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, कैनाल की डिज़ाइन के बारे में सबसे बड़ी जो दो थ्योरी आती है वो होती है कैनेडी और लेसी। इसी से रिलेटेड अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आएंगे, वैसे तो ये बहुत डेप्थ में अपन डिस्कस कर सकते हैं, पर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आएंगे वो अपन देखेंगे, और क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन होता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि कैनेडी थ्योरी अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। कैनेडी ने कहा कि एडीज जनरेट होते हैं। एडीज क्या होगी, जैसे आपको इसमें दिख रहा है ना फोटो में, भंवर, भंवरें बोलते हैं अपन जिससे कि भंवरें आ रही है पानी में, तो बहुत ज़्यादा पानी में उतार चढ़ाव आ रहा है, ऐसा जिससे वेव्स भी कह सकते हो आप। कैनेडी ने बोला कि एडीज जनरेट होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड जनरल सरफेस, तो बोले सही बात है। पर एडीज ने एक बात कही, ये इंपॉर्टेंट बात है, कि एडीज ने कहा कि जब आपका पानी इससे और इससे टकराता है तो एडीज जनरेट नहीं होती, उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, पर हॉरिजॉन्टल पोर्शन की वजह से एडीज जनरेट होती है। समझ रहे हो, एडीज ने क्या कहा, एडीज एडीज क्या, सॉरी, कैनेडी ने कहा कि एडीज जनरेटेड फ्रॉम द साइड्स वर नेगलेक्टेड, मतलब जब आपके ऐसे और ऐसे वाटर स्ट्राइक किया तो एडीज नेगलेक्ट की जा सकती है, पर बेड की वजह से जो एडीज जनरेट हुई वो नेगलेक्ट नहीं की जा सकती। ये है इस स्लाइड का एक पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी अपन ये पढ़ लेते हैं, लिखा गया है कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ अ चैनल डिपेंड्स ऑन एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड ऑफ द चैनल, जो मैंने कहा आपको। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दीज एडीज ट्राइज टू more than sediment upwards, while height of the sediment tries to bring it down, hence sediment remains in suspension। कि इसने कहा कि जब हॉरिजॉन्टल पोर्शन की वजह जब एडी जनरेट होती है तो जो सिल्ट होती है उस सिल्ट को वो तो ऊपर मतलब हवा में रखने की कोशिश करता है, मतलब ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है, पर जो वेट है, ध्यान देना, जैसे ये हो गया, ये आपका ये हो गया सेडिमेंट, ये है सेडिमेंट, तो क्या होगा ना कि जब एडिस जनरेट होगी तो ये तो इसको ऐसे 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 लेके जाएगा ऊपर की तरफ, पर इसका जो सेल्फ वेट है खुद का वो इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो इस वजह से जो सेडिमेंट है आपका वो सस्पेंशन में रहता है, वो हवा में रहता है। समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिकॉज दे आर हॉरिजॉन्टल फॉर द ग्रेटर पार्ट एंड हैंस दे हैव लिटिल सिल्ट सपोर्टिंग पावर। उसके बाद कैनेडी इंट्रोड्यूस द टर्म वर्टिकल वेलोसिटी, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी। कैनेडी ने एक क्रिटिकल वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करी, विच विल कीप चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। उसको उसने नाम दिया क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी में इसने बोला कि एज क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होगी जो कि चैनल को सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों से फ्री रखेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ज़्यादा तेज अगर वेलोसिटी हाई है तो आपका वो इरोजन होता है, स्कोरिंग होती है, और अगर वेलोसिटी कम है तो आपके सिल्टिंग होगी। तो वी नोट उसने नाम दिया, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये देख लेना, ये फॉर्मूला जरूर से देख लेना। इट इज़ 0.55 MY 0.64, ठीक है। तो जिसमें वी नोट तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई, आपकी वाई क्या हो गई दोस्तों, वो हो गई डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर, वाई क्या हो गई, डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर। उसके अलावा एम को उसने नाम दिया, इट इज़ अ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, और इसकी जो वैल्यू होगी वो सोइल के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगी कि अगर एम की वैल्यू, अगर कोर्स सोइल है
तो एम की वैल्यू 1 से ऊपर होगी, अराउंड 1 to 1.2 हो सकती है। और अगर फाइन सोइल है तो एम की वैल्यू 1 से कम होगी, दैट इज 0.7 to 1। ठीक है, 0.7 to 1, समझ में आ गया। क्रिटिकल वेलोसिटी किसने दिया, कैनेडी ने दिया। क्या दिया, इट इज 0.55 एम वाई की पावर 0.64। वी नोट आपका क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, वाई आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो हो गई, एम आपका क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो हो गया, जिसमें अगर सोइल पर डिपेंड करेगी, कोर सोइल है तो ग्रेटर देन वो बना होगा जो 1 to 1.2 हो सकता है, और अगर लेस देन 1 तो इट मे बी 0.2 0.7 to 1। ठीक है। और इसने क्या कहा कि जो एडीज होती है वो एडीज साइड से की वजह से तो जनरेट होती है, तो नेगलेक्ट होती है, पर हॉरिजॉन्टल की वजह से ही मानी जाती है एडीज। ठीक है, ये हो गए कैनेडी के 2-3 पॉइंट मेन। अब इसने कुछ डिज़ाइन स्टेप्स, इसमें अपन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। इसने कहा कि सबसे पहले एक ट्रायल डेप्थ अज्यूम कर लो, ठीक है भाई, कर ली। डिस्चार्ज के हिसाब से इतना डिस्चार्ज हो तो इतना, और इतना हो तो इतना, और इतना हो तो इतना। उसके बाद उसने कहा कि मैंने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया उससे वेलोसिटी निकाल लो। उससे वेलोसिटी निकल जाएगी आपकी, वी नोट आ गया 0.55 आ गया। एम की वैल्यू उसने कुछ आर्बिट्री मान रखी, वाई की वैल्यू आई जाएगी, वाई की वैल्यू जो भी आप अज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आ जाएगी तो उसने कहा कि आप एरिया कैलकुलेट कर लो, आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एरिया कैलकुलेट होने के बाद में उसने कहा कि पैरामीटर भाई एरिया तो कैलकुलेट हो जाएगा जो भी सेक्शन है आपका। उसके बाद उसने कहा कि आप पैरीमीटर निकालो तो आपका पैरीमीटर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि आप कैलकुलेट हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट कर लो। दोस्तों ये ध्यान देना, आर इज टू ए अपॉन पी इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोलिक रेडियस के हिसाब से। तो उसने कहा कि आप हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट कर लो, आर इज टू ए अपॉन पी होता है। ठीक है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। फिर उसने कहा कि जब आपने हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट एक्चुअल मीन फ्लो वेलोसिटी यूजिंग एदर मैनिंग इक्वेशन या चेज इक्वेशन। मैनिंग इक्वेशन ने कहा कि मैनिंग इक्वेशन में का फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने पहले भी देखा होगा ऑब्वियसली। इट इज़ वी इज टू 1/n आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2। ये हो गया मैनिंग्स फॉर्मूले से आपने एक्चुअल मीन फ्लो आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जिसमें से आर तो आपका आ ही गया। ठीक है, आर इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस, और एस हो गया आपका स्लोप। ठीक है, उसने कहा फिर आप एक 6G फॉर्मूला होता है कटर्स इक्वेशन का, उससे भी आप एक वेलोसिटी निकालो, वी इज टू सी अंडर रूट आर एस। ठीक है, इसमें जो सी हो गया आपका वो कटर कोफिशिएंट होगा, और उसका ये फोर्थ फॉर्मूला होता है जिसमें एन जो होता है वो आपका कटर्स रुगोसिटी कांस्टेंट होता है। तो आपको मेन दो फॉर्मूले याद और करने हैं। एक तो होता है वेलोसिटी का मैनिंग फार्मूला, दैट इज 1/n आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2। एक होता है 6G फॉर्मूला, वी इज टू सी अंडर रूट आर एस। ये सब अपन किस में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सब अपन कैनेडी ने पढ़ रहे हैं, ये सब कैनेडी ने बोला। कैनेडी ने क्या बोला कि मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आप डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग एक हिट एंड ट्रायल मेथड है आपका, आप डेप्थ कैलकुलेट कर लो। डेप्थ कैलकुलेट करने के बाद एक क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल लो, उसके बाद आप उसका एरिया निकाल लो, उसके बाद आप पेरीमीटर निकाल लो, उसके बाद आप उससे हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकाल लो, उसके बाद आप मैनिंग्स फार्मूला जो है उसकी उससे एक वेलोसिटी निकालो, और एक 6G फार्मूले से आप वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, ये सब अपन अभी पढ़ रहे हैं कैनेडी थ्योरम में। फिर उसने कहा स्टेप 6, अब ये देख लेना आप कि इफ द एक्चुअल मीन वेलोसिटी कैलकुलेटेड इन स्टेप 5 इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी। स्टेप 5 में अपन ने जो वेलोसिटी पढ़ी, स्टेप 5 में अपन ने वेलोसिटी पढ़ी ये वाली, किसी भी एक फॉर्मूले से अपन ने मान लो अगर वेलोसिटी निकाल ली, तो कि स्टेप 5 में जो अगर अपन ने वेलोसिटी कैलकुलेट करी है, इफ दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी इन द स्टेप 1 जो अपन ने वी नोट निकाला था। ठीक है, क्या था वो 0.55 एम वाई की पावर 0.64। तो अगर इसके इक्विवेलेंट है देन अवर डिजाइन इज करेक्ट, तो अपना डिजाइन करेक्ट है। अदरवाइज अज्यूम ए न्यू ट्रायल डेप्थ और रिपीट द स्टेप्स अंटिल v इज इक्वल टू वी नोट। समझ आ गया कि इसको जब तक आप रिपीट करते जाओगे तब तक कि v इज इक्वल टू वी नोट ना हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर v नोट इज लेस देन v, अगर v बड़ा हो जाता है, मतलब अगर जो अपने वेलोसिटी निकाली वी बड़ा निकाल ली, तो फिर उसकी जो न्यू ट्रायल है वो भी आपकी बड़ी होनी चाहिए। भाई वो बड़ी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इसके इक्विवेलेंट है, इस वाई के इक्विवेलेंट है, डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्विवेलेंट है। अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगी। तो अगर ये वी बड़ी वी बड़ी हो जाती है, तो आपको जो आप नई डेप्थ अज्यूम करोगे वो उससे भी बड़ी होनी चाहिए। समझ आ गया। उसके बाद जो आपका जो बेड स्लोप है, ठीक है, जो आपका बेड स्लोप है वो आप इतने से इतने तक में अज्यूम करो, 1/3500 से 1/5000। ठीक है, 1:3500 से 1:5000। उसके अलावा इफ मैनिंग एन इज नॉट प्रोवाइडेड,
हो सकता है कि अपन ने जो मैनिंग फार्मूला लिखा था, आपको समझ आ रहा है ना, मैनिंग फार्मूला अपन ने निकाला था, दैट वाज v इज टू 1/n r⁴ 2/3 × s⁴/2। अगर आपको कुछ मैनिंग फार्मूला नहीं दे रखा, मतलब n की वैल्यू नहीं दे रखी, तो n की वैल्यू आप इसके अकॉर्डिंग अज्यूम करोगे कि पुअर अर्दन चैनल है तो इतनी, अर्दन चैनल है तो इतनी, और अगर कॉन्क्रीट ब्रिक सरफेस है तो इतनी। ये हो गया आपकी कैनेडी थ्योरम दोस्तों, ठीक है। फिर आता है एक क्वेश्चन कि इफ v इज इक्वल टू वेलोसिटी, n इज इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर, हाइड्रोलिक रेडियस, r इज इक्वल टू s इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एनर्जी इन मीटर पर मीटर, तो मैनिंग इक्वेशन फॉर डिजाइन ऑफ सैनिटरी, तो मैनिंग इक्वेशन तो आप बता ही दोगे अगर आपने 5 मिनट, अगर पिछले 5 से 10 मिनट आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैनिंग इक्वेशन आप बता सकते हो, दैट इज 1/n इंटू r⁴ इंटू s⁴ इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने कहा था आपको कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आ गया। फिर आता है द डायमेंशन ऑफ 6G इक्वेशन सी, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है इस सी की वैल्यू, ठीक है। अब वैसे तो आंसर है ये, लेकिन ये कैसे हुआ आंसर, ये आप बता सकते हो ये आंसर कैसे हुआ? इट इज़ कि मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी, तो इसको मीटर पर सेकंड कर दो। सी की तो अपन को निकालनी है ही। आर होता है a/p मीटर पर सेकंड, आर सी की तो निकालनी ही। स्लोप होता है वो तो यूनिटलेस हो गया, ठीक है। आर होता है a/p मतलब वेटेड एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, इसका मतलब समथिंग कुछ मीटर में होगा, पर इसकी जो यूनिट मीटर की पावर हाफ हो जाएगा जब इसका अंडर रूट हटेगा, तो इस हाफ से ये हाफ चला जाएगा, तो इट विल बी मीटर की पावर हाफ डिवाइडेड बाय सेकंड। जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई टी। अब ये ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में लाना है अपन को, तो इसको क्या करोगे, टी की पावर टी का स्क्वायर कर दोगे, की पावर 1/2 भाई, स्क्वायर से 1/2 कट जाएगा तो टी आ जाएगा, और डिवाइडेड और ऊपर में एल आ जाएगा आपको, और ये डिवाइड कर दोगे, तो एल अपॉन टी स्क्वायर की पावर 1/2। इसमें इट मीन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हो सकता है आपको हर चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़े, पर आपको थोड़ा बहुत हिंट तो चाहिए होगा कि आपको 6G इक्वेशन से आपको सी कॉन्स्टेंट निकालना पड़ेगा, तो बेसिक यूनिट जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर आता है कि इसने कहा कि a lot of mathematical equations are required in the design of irrigation channels by Kennedy method. To avoid this, a graphical solution of Kennedy and Cutter equation was given by Garrett, known as Garrett diagrams, ठीक है। तो Garrett diagrams भाई इसमें क्या किया कैनेडी ने कि बहुत सारी थ्योरम्स दे दी आपको, पहले कैनेडी से निकालो, फिर कटर इक्वेशन से वो निकालो, वो वेलोसिटी निकाल लो, हाइड्रोलिक रेडियस निकालो, ट्रायल डेप्थ लो, ये सब लो, तो उन सबको अवॉइड करने के लिए एक इक्वेशन दी गई थी गैरेट से, और उसको गैरेट डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर थ्योरी इन्वेंट होती है तो उसके बाद एक और नई थ्योरी इन्वेंट होती है, और उससे पहले उस पहली थ्योरी के ड्रॉबैक दिए जाते हैं, ठीक है। कैनेडी के क्या ड्रॉबैक थे कि उसने कहा कि एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द चैनल, हाउ एवर इन रियल प्रैक्टिस एडीज आर क्रिएटेड फ्रॉम द साइड्स ऑफ द चैनल एज वेल। भाई जब पानी आपका साइड से टकराएगा यहाँ से और यहाँ से, तो भी तो एडीज जनरेट होगी, पर उसने तो कहा कि सिर्फ बेड से जनरेट होती है, तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। फिर उसने कहा कि कटर इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हैंस लिमिटेशन ऑफ कटर्स इक्वेशन और आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन कैनेडी, मतलब जो कटर इक्वेशंस की जो लिमिटेशंस होगी वो आपकी कैनेडी में भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद दिया दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर विच इज टाइम कंज्यूमिंग। भाई इसने तो यही कहा कि आप पहले डिस्चार्ज के हिसाब से एक वेलोसिटी रख लो, उस वेलोसिटी के बाद अगर आपका जो मीन फ्लो वेलोसिटी वो भले आपको मैनिंग से निकले या 6G से निकले, उसके इक्विलेंट अगर आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई तो इक्वल है तो सही है, और अगर कम ज़्यादा हुई तो आप वापस एक न्यू डेप्थ ले लो, न्यू ट्रायल डेप्थ ले लो। तो इसका मतलब ये तो ट्रायल एरर मेथड हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया ये तो इसकी वजह से टाइम कंज्यूम होता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक। फिर आया कि सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन और सिल्ट ग्रेड इसने कंसिडर ही नहीं करी, थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसने कुछ एम डिसाइड कर दिया बस ऐसे ही आर्बिट्रली कि कोर्स है तो एक से ज़्यादा हो जाएगा और फाइन है तो एक से कम हो जाएगा, इसका कुछ प्रॉपर उसने रिलेशन नहीं दिया। इसके बाद इसने कोई बैड स्लोप के लिए भी कुछ रिलेशन कुछ बताया नहीं, कि देयर इज नो इक्वेशन फॉर बैड स्लोप और b/d रेशियो विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन यूनिक सेक्शन, ठीक है। वो भी उसके बिना आप सेक्शन कैसे ऑब्टेन करोगे, तो वो सब चीज़ें, ये जो 5-7 ड्रॉबैक है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है
एक क्वेश्चन कि कैनेडी इन हिज सिल्ट थ्योरी अज्यूम दैट द सिल्ट इज कैप्ड इन सस्पेंशन ड्यू टू एडी जनरेटेड फ्रॉम बेड ओनली। ये तो उसने बोले ही ना कैनेडी ने क्या बोला, कैनेडी ने यही बोला कि भाई जो एडी जनरेटेड होते हैं वो इसकी वजह से नहीं होते, साइड स्लोप्स की वजह से, वो आपके बेड की वजह से होते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिज़ाइन एंड इरिगेशन चैनल टू कैरी, ये क्वेश्चन है, ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन है। जब अपन कन्वेंशनल पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आपको बताते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे आप लोग कर सकते हो। देखो उसमें क्या दे रखा है इसने आपको, डिज़ाइन इरिगेशन चैनल टू कैरी 50 मीटर/सेकेंड इफ द चैनल इज टू बी डिजाइन फॉर ए स्लोप ऑफ 1/4000 एज अपन को दे दिया इसने, एम दे दिया और उसका एन दे दिया, तो उससे आप फ्लो वेलोसिटी निकाल सकते हो। और इसका सोल्यूशन, ये दिस इज योर असाइनमेंट, ये आपको करके देना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लेसिस थ्योरी। अब देखो कैनेडी ने बताई थी अलग अलग चीज़ें। कैनेडी ने बोला कि आपका जो एडी जनरेट हुआ वो बेड से हुआ, स्लोप से नहीं हुआ। प्लस उसने कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, उसने उसमें कटर इक्वेशन डाल दी, चेज इक्वेशन डाल दी, उससे आप इन्वॉल्व करो, वो सब उसने बताई। अब लेसी आया, लेसी कैरिड आउट extensive investigation on the design of stable channel in एलुवियम। एलुवियम हो गया आपका सब प्लेस एंड वगैरह सबका मिक्सचर, ठीक है। ही फाउंड मैनी ड्रॉबैक्स, भाई वो तो निकालेगा ही। उसने क्या किया, उसने एक चीज ऐसे निकाली, ही एलोबरेटेड रिजाइम कॉन्सेप्ट एंड फाउंड दैट इवन इफ ए चैनल इज शोइंग नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग इट मे नोट बी इन रिजाइम एक्चुअली, ठीक है। उसने कहा कि अगर कोई चैनल ना ही स्कोरिंग कर रहा है ना ही सिल्टिंग कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका रिजाइम हो। रिजाइम मतलब आपका ट्रू चैनल हो या स्टेबल चैनल हो, ठीक है। तो उसने रिजाइम को भी 3 कंडीशन में बांट दिया, ट्रू, इनिशियल और फाइनल। ये थ्योरेटिकल चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। उसने ट्रू रिजाइम चैनल कहा कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड चैनल हैविंग सर्टेन फिक्स्ड सेक्शन सर्टेन फिक्स्ड स्लोप कैन बिहेव इन रिजाइम ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसने ट्रू रिजाइम कहा कि डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, उसने फ्लो को यूनिफॉर्म कर दिया, सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड को कांस्टेंट कर दिया, कैनाल इज फ्लोइंग थ्रू एन इनकोरेंट एलुवियम विच इज ऑफ द सेम ग्रेड एज दैट ऑफ एलुवियम ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद बोला कि इन प्रैक्टिस ऑल दीज कंडीशंस कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, देयरफॉर एन आर्टिफिशियल चैनल कैन नेवर बी इन ट्रूरिज्म। पहले उसने बोला कि जो ट्रूरिज्म चैनल होता है वो इन सब में होता है, पर एक्चुअल में देखें तो ये सब कंडीशंस तो कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ट्रूरिज्म चैनल कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आया वो इनिशियली रिजाइम पे। इनिशियली रिजाइम में उसने बोला कि वह चैनल इज एक्सकेवेटेड विद स्मॉलर विड्थ एंड फ्लैटर बेड स्लोप देन एज द फ्लो टेक्स प्लेस इन द चैनल बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज इंक्रीज। बेड स्लोप जो है चैनल का इंक्रीज कर देता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बेड टू डेवलप इंक्रीज फ्लोसिटी। हैंस Hence, given discharge is allowed to flow through the channel of a smaller width and sides of such channel are subjected to lateral strain and could have scored if the bank soil would have been in true alluvium। तो उसने इस कंडीशन को क्या बता दिया, उसने इस कंडीशन को इनिशियली रिजाइम कंडीशन बता दिया। पहले उसने बताया ट्रू, ट्रू के लिए उसने कुछ कंडीशन बता दी, ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, प्रैक्टिकली ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसने बोला कि प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती, इसका मतलब कोई भी चैनल आपका ट्रू रिजाइम हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसने इनिशियली रिजाइम कंडीशंस की, ये कंडीशन डाल दी भाई, ये कंडीशन है तो आपका चैनल इनिशियली रिजाइम कंडीशन में आ सकता है। फिर उसने बताया इनिशियल, ठीक है। फिर उसने बोला बट इन प्रैक्टिस देयर में बी ग्रास और मे बी ऑफ क्ले सोइल, क्यों देयर फॉर दे मे नॉट गेट इरोडेड। भाई जब आपका पानी जा रहा है तो पानी जाता जाता वहाँ पे हो सकता है कुछ घास उग जाए, या क्ले सोइल है तो हो सकता है इट मे नॉट बी गेट इरोडेड। भाई घास की वजह से फिर थोड़ी ना इरोड हो जाएगा। भाई अगर आपका घास लगा दी, टर्फिंग कर दी, कारपेट घास लगा दी, तो आपको वो चैनल इरोड हो नहीं पाएगा, ठीक है। हैंस सच चैनल्स विल अपीयर टू बी इन रीजन, तो ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं जो कि रिजाइम कंडीशन में माने जाते हैं। दे हैव अचीव्ड ओनली वर्किंग स्टेबिलिटी ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ देयर बैंक्स, सच चैनल्स आर टर्म्ड एज चैनल्स इन द इनिशियल रिजाइम, ठीक है। ऐसे चैनल्स जिनके आपने हो सकता है स्लोप पे या जो चैनल है उसमें आपने ग्रास उगा दी, ग्रास लगा दिया, क्ले सोइल है तो वो इरोड नहीं होता, और ऐसे चैनल्स को आपने चैनल इन रिजाइम कंडीशन डाल दिया, ठीक है, इनिशियल रिजाइम कंडीशन, ठीक है। तो लेसिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन इनिशियली रिजाइम कंडीशन, ये भी उसने बोल दिया। फिर वो बोलता है फाइनल रिजाइम कंडीशन कि इट इज़ द अल्टीमेट स्टेज ऑफ द रिजाइम अटेंड बाय चैनल व्हेन बेड स्लोप, डेप्थ ऑफ फ्लो,
width are adjusted in order to obtain a stable channel section. This condition is a finalism condition. Such a channel in which all the variables are equally free to vary as the tendency to attain in a semi elliptical section. उसने बोल दिया कि जो चैनल होता है वो तो सेमी इलेप्टिकल होता है, समझ लो। वो कहीं से आउट ऑफ द ब्लू लिया है कि जो चैनल होता है वो सेमी इलिप्टिकल सेक्शन होता है, जिसमें कि बेड स्लोप, आपका डेप्थ ऑफ फ्लो, विड्थ ऐसा एडजस्ट, इस तरीके से एडजस्ट हो जाती है कि चैनल जो है ओपन, मतलब जो चैनल में जो फ्लो होता है वो स्टेबल फ्लो होता है। ये लेसिन है कि व्हेन अ चैनल इज प्रोटेक्टेड ऑन द बेड एंड साइड विथ सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल, channel section could not be scored and there is no possibility of change in longitudinal slope, and these channel sections are to be in the permanent design। उसने ऐसे सेक्शन को बताया कि जब आप चैनल को प्रोटेक्ट करते तो बेड और साइड को, भले आप कंक्रीट से करो, पिचिंग से करो, किसी भी चीज़ से करो, तो आपका जो चैनल सेक्शन है वो स्कोर्ड नहीं होगा। स्कोर्ड नहीं होगा तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप में चेंज होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी, और ऐसे चैनल को उसने परमानेंट डिज़ाइन बोल दिया, मतलब फाइनल डिज़ाइन कंडीशंस बोल दिया। अब ये जो स्लाइड है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कम अगर ये 5 स्टेप है, 5 की 5 स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, बन चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं और आगे भी बनेंगे। क्या है, सबसे पहले उसने निकाला सिल्ट फैक्टर। सिल्ट फैक्टर क्या हुआ दोस्तों, उसने बोला कि फॉर ए गिवन डिस्चार्ज क्यू मीन पार्टिकल साइज, ठीक है, तो मीन डी जो में है, ये जो है आपका ये पार्टिकल साइज हो गई। उससे पहले आप सिल्ट फैक्टर निकालोगे, एफ इज टू 1.76 अंडर रूट में डी, में रहेगा पार्टिकल साइज, ठीक है। फिर आ जाएगी आपकी मीन फ्लो वेलोसिटी, जिसमें v इजिकल्स टू क्यू आपका डिस्चार्ज दे रखा है, एफ इजिकल्स टू दे रखा है एफ स्क्वायर डिवाइड क्यू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 140 की पावर 1/6, एफ आपने निकाल ही लिया सिल्ट फैक्टर। फिर आ जाओ आपका आर, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकाला दोस्तों, 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ, वी हो गया आपका वेलोसिटी, एफ हो गया आपका सिल्ट फैक्टर। उसके बाद आ गया आपका डिटरमाइन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इजिकल्स टू क्यू बाई वी से आ जाएगा वो तो आपका, भाई क्यू इजिकल्स टू ए वी होता है तो ए इजिकल्स टू क्यू वी हो जाएगा। अज्यूमिंग साइड स्लोप आपने अज्यूम कर लिया, 1/2 एच, मतलब 1/2 हॉरिजॉन्टल को दिया और 1 वर्टिकल को दिया। उसके बाद वेटेड पैरामीटर, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जा चुका है, 4/75 अंडर रूट क्यू, ठीक है, क्यू आपका क्यू मैक में होगा। इसके अलावा ये आपका बेड स्लोप हो गया 1/3340 इंटू 5 एफ की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई क्यू रेस टू पावर 1/6, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो आप इसका, बोले स्क्रीनशॉट ले लो। आपका सबसे पहले सेल्फ फैक्टर निकाला, फिर मीन फ्लो वेलोसिटी निकाली, उसमें अपन ने एफ का यूज़ लिया, फिर अपन ने आर निकाला हाइड्रोलिक रेडियस, उसमें अपन ने वी और एफ दोनों का यूज़ लिया, फिर अपन ने ए निकाला, क्यों डिस्चार्ज अपन को दे रखा है, वेलोसिटी अपन निकाल चुके हैं। फिर अपन ने वेटेड पेरीमीटर निकाला क्यू से, जिसमें क्यू आपका मीटर पर सेकंड में है, और फिर अपन ने बेड स्लोप निकाला। बेड स्लोप में आपका एफ भी आ गया, सिल्ट फैक्टर भी आ गया और डिस्चार्ज भी आ गया, ठीक है। लेसीज ऑल्सो गिव इक्वेशंस फॉर नॉर्मल स्कोरिंग डेप्थ, उसने कुछ स्कोरिंग डेप्थ भी बताई कि जहाँ फॉर वाइडर रिवर चैनल, जहाँ रिवर चैनल की जो विड्थ है वो हाई है, वहाँ जो पेरीमीटर होगा, वाइटेड पेरीमीटर होगा, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। आर डैश से इसने इसको प्रिंट आउट कर दिया, ये कोई खास चीज़ नहीं है। अब आता है दोस्तों कि व्हाट विल बी द वेटेड पेरीमीटर ऑफ ए डिजाइन चैनल एज पर लेसिस थ्योरी। अब वेटेड पेरीमीटर तो क्या होता है दोस्तों, इट इज 4.75 अंडर रूट का क्यू की वैल्यू 100 दे रखी है, 100 का अंडर रूट करोगे 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4.75 इज इक्वल टू 47.5, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल था, इसमें तो आपको कैलकुलेटर नहीं उठाना ना कुछ लिखना, बस सीधा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। भाई फॉर्मूला होता है 4.75 अंडर रूट का क्यू, अंडर रूट क्यू की वैल्यू 100 रहेगी, 100 का अंडर रूट करोगे 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4.75 इज इक्वल टू 47.5, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर देर हैज लेसिस पैरामीटर रिलेशन, ये तो अपन ने अभी जस्ट क्वेश्चन किया ही, पी इज इक्वल टू 4.75 इंटू क्यू की पावर 1/2 या अंडर रूट क्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दोस्तों इधर, फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.16 लेसिस सिल्ट फैक्टर, लेसिस सिल्ट फैक्टर तो आपको पता है इट इज एफ की पावर 1.6 इंटू डी की पावर इंटू डी की पावर 1/2, मतलब डी आपका अंडर रूट में है। अब इसमें आपको दे रखा है कि जो ग्रेन साइज है वो 0.16 तो 0.16 की आप वैल्यू इसमें रख दोगे, उसका जब अंडर रूट करोगे सॉल्व करोगे तो आपकी पावर 0.7 रहेगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूले हैं आपका लेसिस के और
कैनेडी के दोनों इंपॉर्टेंट, पर लेसिस में फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं, 4-5 फॉर्मूलेज हैं, और वो फॉर्मूला को याद रहना चाहिए, जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पूछते भी हैं। फिर आता है एज पर लेसिस थ्योरी दिस सिल्ट फैक्टर। अब देखो ये सिल्ट फैक्टर हो गया, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एवरेज डेप्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है भाई, तो ये गलत हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, सही है। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डी का तो कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आप सही करोगे। मेरा पॉइंट इतना ही है कि आपको किसी भी, आपको क्या है, रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है आपको याद करना है कि सिल्ट फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज पार्टिकल साइज, नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। फॉर्मूला क्या है, इट इज़ 1.76 अंडर रूट में डी। तो अंडर प्रोपोर्शनल है किसके, पर स्क्वायर रेट के प्रोपोर्शनल है ना। बेसिल्ट फैक्टर जो है पार्टिकल साइज के प्रोपोर्शनल है, बट दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी द बैड स्लोप इज गिवन बाय दिस, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको जस्ट मैंने आपको बताया कि लेसी के जितने भी फॉर्मूले 500 हैं वो आपको याद रखने हैं, और वो आपको याद रहेंगे तो अपने आप आपको किसी भी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन हो जाए आप इजीली कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक तो कुछ लेसी के भी रहेंगे, कि अगर कैनेडी के कुछ ड्रॉबैक रहे तो कुछ ड्रॉबैक आपके लेसी के भी रहेंगे। लेसी के क्या ड्रॉबैक रहे कि लेसी सेड दैट रेजाइम चैनल हैज ए सेमी इलिप्टिकल चैनल बट द सेम इज नॉट सपोर्टेड बाय इक्वेशन। भाई उसने तो कहा कि सेमी इलिप्टिकल चैनल होता है, पर वो उसकी इक्वेशन जो उसने इक्वेशन दी वो खुद उसी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद कहा कि रेजाइम रिलेशंस डू नॉट अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोइंग वाटर। भाई कितना सेडिमेंट फ्लोइंग वाटर से आएगा, वो जो इसने रिजाइन रिलेशन दिए वो उसमें कुछ कंसिडरेशन ही नहीं है। कितना सेडिमेंट आ रहा है वो, उसका वैसा कुछ भी रिलेशन ही नहीं है। फिर आया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजाइम चैनल आर नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, कि रिजाइम चैनल के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रिसाइजली डिफाइन नहीं है दोस्तों। तो ये ड्रॉबैक थे लेसी के। अब आया कि लेसी थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो इन एलुवियल रिवर्स एंड चैनल्स। भाई लेसी की जो थ्योरी है वो किस चीज़ पे एप्लीकेबल है, दैट इज दैट इज एप्लीकेबल टू फ्लो इन एलुवियल रिवर एंड चैनल, इन एलुवियल रिवर्स एंड चैनल एंड कैनाल्स, ठीक है भाई, कि एलुवियल रिवर और कैनाल के लिए आपकी लेसी की थ्योरी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब अपन दोनों का एक बार कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि लेसी ने क्या कहा और कैनेडी ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें आपको ओवरऑल डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, और क्या पॉइंट रहा क्या नहीं रहा, क्या कमी रही क्या अच्छाई रही, ये सब आपको समझ आ जाएगा। क्या है भाई, कैनेडी ने तो बोला था ट्रेपेजोइडल चैनल है, उसने कहा सेमी इलिप्टिकल चैनल है, क्लियर है। इसने कहा कि सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू एडीज जनरेटेड फ्रॉम बॉटम। कैनेडी ने तो कहा ही था कि भाई ये सिर्फ बेड की वजह से एडीज जनरेट हो रहे हैं, साइड की वजह से तो एडीज जनरेट ही नहीं हो रहे हैं, वो जो भी हो रहे हैं वो नेग्लिजिबल है। पर इसने कहा कि दोनों तरफ से जनरेट हो रहे हैं, कि सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू एडीज जनरेटेड बोथ फ्रॉम साइड एंड द बॉटम, ठीक है। फिर कहा कि इसने तो क्या कटर इक्वेशन रिकमेंड कर दी फाइंडिंग वेलोसिटी के लिए, इसने खुद की वेलोसिटी इक्वेशन दी, ठीक है। इसने बेड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन नहीं दी, इसने बेड स्लोप के लिए इक्वेशन दी थी जो अपन ने 1.3340 करके निकाली थी। ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है आपका। ये आपका डायरेक्ट प्रोसीड्यूर है। जो कैनेडी का जो थ्योरम था वो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, कि आपने सबसे पहले डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल ली, फिर आपने उसको क्रिटिकल वेलोसिटी में रखा, फिर आपने अलग से कोई वेलोसिटी निकाली, ठीक है। पर ये आपका डायरेक्ट प्रोसीड्यूर, ये आपका एप्लीकेबल फॉर एलुवियल प्रोसीड्यूर, एप्लीकेबल फॉर एलुवियल चैनल, और ये आपका एप्लीकेबल फॉर एलुवियल चैनल एज वेल एज फॉर द रिवर्स। तो ये कुछ कंपेरिजन था, कुछ डिफरेंसेस थे कैनेडी के और लेसी के थ्योरी के, ठीक है दोस्तों। तो ये जरूर आप स्लाइड को याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक बार आपने दोनों थ्योरम अगर आपने समझ ली लास्ट 20 मिनट में, तो आपको डिफरेंसेस तो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ ए बैंक एंड सप्लाई लेवल। जैसे ये हो गया दोस्तों, ठीक है, तो ये अगर आपका एफएसएल हो गया और ये अगर आपका टॉप बैंक हो गया, ठीक है, ये अगर आपका टॉप बैंक हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं अपन, फ्री बोर्ड कहते हैं, दैट इज केप्ट अराउंड 0.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन ऑफ हेडवर्क। अब देखो हेडवर्क पे चीज़ें चालू हो गई। हेडवर्क का फंक्शन क्या है कि कितना पानी को इनटेक करना है, प्लस सिल्ट एंट्री को भी कंट्रोल करनी है। हेडवर्क तो दोनों चीज़ों पे आता है आपका। हेडवर्क के दोनों ही फंक्शन होता है कि कितना पानी को इनटेक करना है टू रेगुलेट द इनटेक ऑफ वाटर इनटू द कैनाल। तो सेकंड है कंट्रोल सिल्ट एंट्री, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।